नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा 43वां भाग है। आज के वीडियो में भी उत्तराखंड से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम कवर करेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनको भी यहीं पर हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही आज ही के वीडियो में हम जो कल का आपका एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे, वो हम आगे चलकर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यशोधर मठपाल द्वारा पेटसाल शिलाश्रय की खोज कब की गई? तो देखिए, ये जो पेटसाल शिलाश्रय की खोज है, पेटसाल शिलाश्रय, इसकी खोज यशोधर मठपाल ने करी। किस वर्ष करी थी? तो 1989 में इन्होंने पेटसाल शिलाश्रय की खोज करी। ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, यशोधर मठपाल ने ही एक और शिलाश्रय की खोज करी जिसको हम कहते हैं फड़कानौली शिलाश्रय। फड़कानौली शिलाश्रय ये भी आपके अल्मोड़ा में है। इसके खोजकर्ता भी यशोधर मठपाल हैं, लेकिन इसकी खोज 1985 में की गई। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है कि पेटसाल 85 वाला कौन सा है, 89 वाला कौन सा है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जिसमें आपके ज़्यादा अक्षर हैं, जिसमें आपके ज़्यादा वर्ण हैं, वो आपका आगे आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा। ठीक है, जो बड़ा वर्ड है वो पहले आएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान से भेंट करने वाला पहला चंद राजा कौन था? तो पहला चंद शासक आपने बताना है जो दिल्ली के सुल्तान से जाकर मिलता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानचंद। देखिए, ज्ञानचंद दिल्ली जाता है और दिल्ली में जाकर फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करता है, और बाद में फिरोज शाह तुगलक इसी ज्ञानचंद को एक उपाधि देता है, गरुड़ की उपाधि, और इसका नाम हो जाता है गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो प्रश्न बनता है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और पहला राजा था ये चंदवंश का जो कि दिल्ली गया और सुल्तान से मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस पंवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में होती है? तो देखिए, देवप्रयाग का जो ये रघुनाथ मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे किस पंवार शासक की मृत्यु हुई? सही आंसर है ऑप्शन डी, जयकृत शाह। देखिए, जयकृत शाह के शासन काल में जो पूरी तरीके से शासन व्यवस्था थी उसमें पूरी तरीके से अशांति वहाँ पे छा चुकी थी। एक तो इसका भाई जो था वो अंदर से लड़ाई करे जा रहा था, अंदर से ही इस पर हमले करे जा रहा था, षड्यंत्र रच रहा था। दूसरा, बाहरी आक्रमण इसके ऊपर ज़्यादा हो रहे थे। तो कहा जाता है इन सब से परेशान होकर जयकृत शाह रघुनाथ मंदिर में गए और कुछ दिन बाद इनकी वहां पे मृत्यु हो गई। ठीक है, कहा जाता है इन्होंने वहां पे आत्महत्या कर ली थी। चलिए नेक्स्ट है, टानकर था एक। तो टान क्या था? टानकर जो था ये किस प्रकार का कर था? तो ये आपका एक प्रकार का कपड़ा कर था। ठीक है, जो उस समय बुनकर होते थे, बुनकरों से यह कर लिया जाता था। तो टानकर किस प्रकार का कर था? ये एक कपड़ा कर था। देखिए, गोरखा और चंदों के जितने भी आपके टेक्स्ट थे महत्वपूर्ण, गोरखा काल के और चंद काल के, इनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है। आप उसको प्लेलिस्ट में जो उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज आपको वहां पर सारा कुछ मिल जाएगा। अगला है, मूरक्राफ्ट किस वर्ष तिब्बत पहुंचा था? तो देखिए, जो ये मूरक्राफ्ट है इसकी तिब्बत यात्रा को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न आपको बन सकता है। बेसिक क्वेश्चन यही है कि कब तिब्बत गया था ये। ठीक है, बिना अनुमति के तिब्बत पहुंच गया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव भी होता है तिब्बत में जो प्रशासन थे उस समय, या जो गोरखा थे उनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच, क्योंकि उस समय तिब्बत में जाना कोई आसान काम नहीं था। बिना अनुमति के आप वहाँ नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो जो मूरक्राफ्ट था बिना अनुमति के तिब्बत पहुँच गया था 1812 में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस कुमाऊं कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था? देखिए, आपका जो कल का पेपर था उसमें आपने दो चीज़ों को नोट किया होगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन परीक्षा वाणी और अजय रावत से पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको केवल इन दो बुक्स को फोकस करना है, परीक्षा वाणी और अजय रावत को। अपने एग्जाम से पहले, जिनका भी अब 24 अक्टूबर को एग्जाम है, इन दोनों को 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके इनको अच्छे से रिवाइज करें। एक एक लाइन जो इन पे लिखी गई है उसको बारीकी से पढ़ें, इनको कवर करें। आज के वीडियो में भी आपको ज़्यादातर प्रश्न अजय रावत की बुक से ही देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी मैंने वहीं से लिया है, और जब हमने बुक कवर करी थी वो भी हम वहाँ पे तब भी हमने एक क्वेश्चन को कवर किया था। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं।
देखिए, कुमाऊं कमिश्नर जिस पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा वो था आपका ऑप्शन ए, विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल ने उस समय जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग हैं इनके निर्माण में इतनी ज़्यादा रुचि दिखाई कि इसके ऊपर लोगों ने आरोप लगाया कि ये क्या था, ये ईसाई था, लेकिन ये किस धर्म के लिए ज़्यादा प्रचार कर रहा है, ये हिंदू धर्म के लिए कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया? तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन ये किया गया 1848 में, और किसके शासनकाल में किया गया? तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर था टॉम लूशिंगटन। ठीक है, लूशिंगटन के शासनकाल में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इसके अलावा 1848 में ही गोमती नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण किया गया, ये भी लूशिंगटन के ही शासनकाल में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आलू की खेती किसने शुरू करी? तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर आलू की खेती अगर आपको पूछा जाएगा कौन शुरू करता है, तो ये शुरू करता है मेजर यंग, जिसे हम कैप्टन यंग भी कहते हैं। तो मेजर यंग के द्वारा 1823 में आलू की खेती 1823 में आलू की खेती शुरू की जाती है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अब अगर आपको प्रश्न बने कि उत्तराखंड में विदेशी आलू की खेती किसने शुरू करी थी, अगर हम विदेशी आलू की बात करें तो ये खेती 1864 में हैरी बर्जर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, दो बातें याद रखनी है इन दोनों को, 1823 में कैप्टन यंग या मेजर यंग और 1864 में हैरी बर्जर। दो पॉइंट और हैं कि जो नैनीताल आलू था, नैनीताली आलू, उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो नैनीताली आलू को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है नॉर्मन गिल को। ठीक है, नॉर्मन गिल ने नैनीताल के आलू को इतना प्रसिद्ध कर दिया था कि बिहार के क्षेत्रों में इसी जो पहाड़ी आलू होता था उसको नैनीताली आलू ही कहा जाता था। ठीक है, तो प्रसिद्ध करा नॉर्मन गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1835 में डॉक्टर फॉकनर ने चाय का बगीचा कहाँ स्थापित किया? तो बगीचों को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न बनते रहे हैं और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में, गढ़वाल या कुमाऊं के क्षेत्र में सबसे पहले चाय का बगीचा फॉकनर के द्वारा ही स्थापित किया गया। ठीक है, जब इनको अनुमति मिल गई थी कि यूरोप के जो निवासी हैं वो भी यहाँ पे अपने बगीचे स्थापित कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले डॉक्टर फॉकनर ने ही बगीचा लगाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कब लगाया? 1835 में। कहाँ लगाया? अल्मोड़ा जनपद में लगाया। अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर में इन्होंने अपना एक चाय का बगीचा लगाया। वहाँ से जो भी चाय उत्पन्न हुई उसकी एक किस्म को लेकर, यानी कि जो इनकी चाय हुई बगीचे में, उसको लेकर ये यूरोप गए और वहाँ पर उस चाय की तुलना जो फेमस चाय है उलांग चाय उसके साथ की गई। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बगीचे उस समय लगाए गए, जैसे पौड़ी में 1843 में एक बगीचा लगाया। 1843 में किसने लगाया? ये लगाया हडल्स्टन ने। ठीक है, हडल्स्टन ने 1843 में पौड़ी के अंदर बगीचा स्थापित किया। ये वही हडल्स्टन है जिसका प्रश्न कल के पेपर में पूछा गया था कि श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड से जो एक स्कूल बनाया था वो किसने बनाया? तो इसी हडल्स्टन ने बनाया था। ये प्रश्न भी आपकी अजय रावत जी के बुक से पूछा गया था। ठीक है, हालांकि ये बुक में नहीं है, कहाँ से पूछा गया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, जब एंड में हम पूरा बात करेंगे वीडियो उसके कल के पेपर के बारे में। चलिए, भवाली के बारे में आपको पता है, यहाँ पर अपने बागान किसने लगाए थे? तो न्यूटन, मिस्टर न्यूटन और मुलियन करके कोई व्यक्ति था, उसने अपने बागान यहाँ पे लगाए। हवालबाग में मेजर कार्वेट ने अपने बागान लगाए, तो ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं वाटर रूल्स में संशोधन कब किया गया? तो देखिए, कुमाऊं वाटर रूल्स में जो ये संशोधन किया गया ये 1930 में किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर पूछा जाए कुमाऊं वाटर रूल्स बनाए कब गए, तो रूल्स बनाए गए थे 1917 में। ठीक है, 1917 में बनाया गया, 1930 में इनमें संशोधन किया गया। अगला है, पर्दा धारा और सिपाही धारा किस जनपद में स्थित है? तो पर्दा धारा और सिपाही धारा ये दोनों धाराएं जो हैं आपके नैनीताल जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मदकानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो ये मदकानी नदी है ये आपके गौरी गंगा की सहायक नदी है। जल्दबाजी में इसे मंदाकिनी मत पढ़ लेना। ठीक है, मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है, ये मदकानी है जो कि गौरी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, भूमि को ABC 3 वर्गों में किसने बांटा था? तो भूमि को 3 वर्गों में बांटने वाला कौन था? ABC वर्गों में ये बांटा था नेल्सन ने। ठीक है, इसमें A प्रकार की भूमि जो थी वो वन विभाग को दी गई, B प्रकार की भूमि में गांव वालों को सीमित अधिकार दिए गए और C प्रकार की भूमि पूर्ण रूप से ग्रामीणों की होती थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चलिए इनको डिटेल में जानते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा अधिवेशन जाना जाता है कुमाऊं परिषद का, तो ये जाना जाता है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। ठीक है, तीसरा अधिवेशन आपका 1919 में कोटद्वार में ये आयोजित होता है। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है, 1919 में कोटद्वार में आयोजित होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो अधिवेशन है कोटद्वार अधिवेशन, या हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो जाना जाता ही है, इसके अलावा गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी यह अधिवेशन जाना जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणता किसको माना जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणता के रूप में बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊं परिषद को लेकर आपने पढ़ा ही होगा, स्थापना 1916 में होती है, नैनीताल में होती है। पहली बैठक जो इसकी होती है, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में 1917 में। ठीक है, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके आप बताएं। नेक्स्ट है, गढ़वाल की अस्पृश्यता विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गढ़वाल की जो अस्पृश्यता विरोधी समिति थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार की समिति कुमाऊं की भी थी, कुमाऊं की अस्पृश्यता विरोधी समिति, उसके अध्यक्ष इंद्र सिंह नयाल को बनाया गया था। ठीक है, और हृदयनाथ कुंजरू को संयुक्त प्रांत की जो अस्पृश्यता विरोधी समिति थी, उसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो याद कैसे करना है, सिर्फ गढ़वाल की पूछेगा बैरिस्टर मुकुंदीलाल, कुमाऊं के इंद्र सिंह नयाल, संयुक्त प्रांत के हृदयनाथ कुंजरू। अगला प्रश्न है, सालम की क्रांति का प्रेरणता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सालम को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो सबको नोट करते हुए चलना। देखिए, सालम की क्रांति का प्रेरणता ये कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, राम सिंह आज़ाद को सालम की क्रांति का प्रेरणता कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। राम सिंह आज़ाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बद्रीनाथ से इनको गिरफ्तार किया गया, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी बद्रीनाथ में दे दी थी। पूछा जा सकता है कि राम सिंह आज़ाद को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया, बद्रीनाथ से। ठीक है, जब ये गिरफ्तार हो गए तो इनका केस लड़ा गया। इनका केस किसके द्वारा लड़ा गया, तो गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक के द्वारा राम सिंह आज़ाद का केस लड़ा गया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पूछा जा सकता है, क्योंकि यही गोपाल स्वरूप पाठक आगे जाके भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, इनसे सिफारिश किसने करी थी इनका केस लड़ने के लिए, तो गोपाल स्वरूप पाठक से सिफारिश करी थी इंद्र सिंह नयाल ने। ठीक है, इंद्र सिंह नयाल की सिफारिश पर राम सिंह आज़ाद का केस लड़ा था गोपाल स्वरूप पाठक ने, जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने। ये सारी बातें हमने करी सालम की क्रांति के प्रेरणता और राम सिंह आज़ाद को लेकर। कुछ बातें इनको लेकर भी हैं। राम सिंह धोनी, इनको कहा जाता है सालम में राजनीतिक चेतना का जनक, किसको माना जाता है, राम सिंह धोनी को माना जाता है। ठीक है, सालम का शेर या सालम का भगत सिंह, ये किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रताप सिंह बोरा को। सभी प्रश्न जुड़े हुए हैं, सालम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं एक जगह पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, सालम की क्रांति में जो मूक सहयोग दिया था, बिल्कुल अपना मूक सहयोग दिया था, वो दिया था जानकी बिष्ट ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जानकी बिष्ट, एक महिला और थी तारा देवी, इन दोनों ने अपना चुपचाप सहयोग दिया था सालम की क्रांति में। ठीक है, सालम कांड, इसको लेकर भी प्रश्न बनता है कि सालम का कांड जो होता है, सालम कांड, ये कब होता है, तो ये होता है आपका 25 अगस्त 1942 को। ठीक है, सालम कांड होता है। नेक्स्ट है, नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया, तो देखिए नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर बनाया गया 1855 में। इससे पहले कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा जनपद में स्थित था, लेकिन 55 में कहाँ आ गया, नैनीताल आ गया। मानस खंड में किस नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है, तो मानस खंड में कौन सी नदी है जिसे पुष्पभद्रा कहा गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गौला नदी को मानस खंड में पुष्पभद्रा नदी कहा गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हथकाली देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो हथकाली देवी मंदिर ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है, चंद्रवंश का पहला अभिलेख किस शासक का मिला है,
तो देखिए चंद काल का जो पहला हमें साक्ष्य मिला है, पहला अभिलेख मिला है, ये हमें मिला है अभय चंद का। ठीक है, कब का है? तो लगभग 1437 ईस्वी का ये अभिलेख है। किसका मिला है? अभय चंद का। ठीक है, अगर पंवारों की बात की जाए कि पंवार में सबसे पहले प्राचीनतम ताम्रपत्र किसका मिला है, तो वो मिला है जगतपाल का। ठीक है, जगतपाल का हमको प्राचीनतम ताम्रपत्र मिला है, लगभग 1455 के करीब का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने 43वां पार्ट देखा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और साथ ही आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका कल का एग्जाम था। देखिए कल के एग्जाम में जो चीज़ मैंने नोट करी, हो सकता है आपने भी करी होगी, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आप भी एग्जामिनर की तरह सोचिए कि वो आपको किन क्वेश्चन में फंसा सकता है। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जिसमें उसने आपको पूछा था कि इनमें से कौन सा ताल गढ़वाल में स्थित है, गढ़वाल मंडल में। आपको पहला ऑप्शन उसने दिया हुआ था द्रोण। ठीक है, द्रोण ताल। वो जानता था अच्छे से कि आप सब लोग जैसे ही द्रोण पढ़ोगे, आधे लोग भागेंगे देहरादून की तरफ, आधे लोग भागेंगे रुद्रप्रयाग की तरफ। ठीक है, लेकिन द्रोण ताल आपका काशीपुर में है, वो जानता था। ठीक है, और जो आंसर था वो आपका विष्णु ताल था, जो उसने ऑप्शन डी में रखा। ठीक है, यानी कि वो कंफ्यूज करना चाहता था। वो जानता था कि द्रोण ताल को देखते ही सभी लोग देहरादून और रुद्रप्रयाग की तरफ जाएंगे, तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप विशेषकर तैयार कीजिए जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था, हिडिंबा वाला क्वेश्चन था, हिडिंबा पर्वत, हिडिंबा धाम, हिडिंबा मंदिर, ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे आपका झिलमिल वाला क्वेश्चन है, तो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, खुद आप एग्जामिनर की तरह सोचने का प्रयास करें कि वो आपको किस क्वेश्चन में फंसा सकता है, किस तरीके से एक ही चीज को वो किस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है, उसकी तरह आप सोचें। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको अब केवल 2 बुक्स के ऊपर फोकस करना है, परीक्षा वाणी और अजय रावत जी की बुक के ऊपर। जो आपका जो लावारिस फंड वाला क्वेश्चन था वो अजय रावत के द्वारा ही पूछा गया था, उनकी किताब से ही पूछा गया था, लेकिन जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वह प्रश्न उन बुक में नहीं है। अगर बुक में होता तो हमने जो अजय रावत जी की बुक कवर करी थी वहां पर हमको जरूर मिलता। ठीक है, वो प्रश्न अजय रावत जी की एक पीडीएफ है, आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वो कुछ पीडीएफ है, वहां से उस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए अब हम बहुत जल्दी उस पीडीएफ को भी कवर करने वाले हैं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि बुक में और उस पीडीएफ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मिसिंग है, जो पीडीएफ में तो हैं लेकिन बुक में अवेलेबल नहीं है, तो जल्दी ही उनको भी कवर करेंगे। हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के लिए हम बहुत जल्दी जो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लेकर मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम ना केवल उत्तराखंड के हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करेंगे, उनके अलावा जो आपके अलग एग्जामों में, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, कहीं भी किसी का भी एग्जाम हो जहां पे हिंदी पूछी गई हो, चाहे वो बीएड का हो, टीजीटी का हो, वहां से हिंदी के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट को सीखते हो, कि जैसे हमने आपको क्वेश्चन कराया कि इसमें विशेषण कौन है, वहीं पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये आंसर इसलिए है, तो आपको ज्यादा जल्दी वो चीज समझ में आएगी बनस्पत उसके कि हम टॉपिक वाइज उसको कवर करें। ठीक है, टॉपिक वाइज भी चलेगा, लेकिन पहले अब हम क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये था हिंदी के लिए। जीएस की बात करें तो जीएस की सीरीज अभी रुकी हुई है, काफी जल्दी जीएस को दोबारा से शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज ही करेंगे लेकिन एक नए अंदाज में करेंगे। ठीक है, अभी तक जैसे चल रहा था, मैं आपको पूरी स्टोरी वाइज बता रहा था, सारे पॉइंट्स बता रहा था, उसको लेकर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो अब हम जीएस को एक नए लेवल में, एक नए अंदाज में शुरू करेंगे। कम टाइम में ज्यादा आउटपुट हम उसमें से लेंगे, तो जल्द ही उसको भी शुरू किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कंप्यूटर को लेकर आप कीजिए, तो देखिए कंप्यूटर वाले पे अभी काम चल रहा है, कंप्यूटर की मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूं कि कंप्यूटर का पूरा ही एक मास्टर वीडियो आपको दिया जाएगा, बहुत जल्दी उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर के ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, परीक्षा वाणी और अजय रावत जितनी बार रिवाइज कर सकते हो रिवाइज कीजिए, जितनी बार इनको पढ़ सकते हो पढ़िए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, तभी जाके आपका सारे क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। ठीक है, परीक्षा वाणी की सीरीज, अजय रावत की सीरीज, दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जितना आप उनको रिवाइज कर सकते हो रिवाइज कीजिए, उसके बाद अब अदर बुक्स की तरफ जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स से अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।